Hello everyone. Today we'll discuss about the tax loss harvesting and इसमें हम लोग बात करेंगे कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होता क्या है और इसमें किस तरह से हम लोग टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। सपोज कि आपने कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड बाय किया है और उसको 1 ईयर के लिए होल्ड किया है। ठीक है, तो 1 ईयर होल्ड करने के बाद आप 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है और 1 लाख से अगर ज़्यादा का वैल्यू है तो उस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। और शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स या स्टॉक्स जो आपने बाय किया है और अगर आप 1 ईयर से कम पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो उसमें आपको 15% का टैक्स देना पड़ता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई अगर यहाँ देख रहे हैं हम लोग तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है जो स्टॉक बेचने पर या म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने पे अगर 1 ईयर से कम पीरियड के लिए हमने होल्ड किया और उसको बेचा है, अगर उसका वैल्यू से फॉर एग्जांपल 80,000 है या कोई भी वैल्यू है। ठीक है, उस पर आपको 15% का टैक्स लगेगा। तो 18,000 का 15% 12,000 है यहाँ पे। और अगर सेम अगर किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स को हमने 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड किया है और उसकी वैल्यू 1 लाख तक है तो हमें कोई टैक्स नहीं देना है। और अगर उसकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा होती है तो हमें उस पर 10% टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया है तो हमारा जो वैल्यू है 1 ईयर में 1.5 लाख है। और हमने अगर यूनिट्स को सेल किया है, अगर हमने रिडीम किया है म्यूचुअल फंड यूनिट्स को लॉन्ग टर्म में, तो 1.5 लाख माइनस 1 लाख का 10% 5,000 हमें टैक्स देना है। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में ये यूनिट जो है, ये जो भी हमने सेल किया है वो अगर 1 लाख तक का है तो आपको कोई भी टैक्स उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं डिटेल में देखने के लिए कि इसका कैलकुलेशन कैसे हो रहा है और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल सीट में एक डेटा प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो एक सिंपल सा है कि अगर हमने कोई 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक्स बाय किया है और एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर में 2 लाख हो जाता है और थर्ड ईयर में वो उसकी वैल्यू 3 लाख हो जाती है और इस तरह सो वन। हम 10 साल के बाद हमारे वो जो 1 लाख का वैल्यू था स्टॉक्स का वैल्यू वो 10 लाख हो गया। ठीक है, अगर हम इस यूनिट को 10 साल के बीच में अगर सेल नहीं करते हैं और आफ्टर 10 ईयर्स हमने ये म्यूचुअल जो भी स्टॉक्स है उसको या उसको सेल किया है या म्यूचुअल फंड को सेल किया है, तो फाइनल अमाउंट हमारा जो है वो 10 लाख है। और जो इनिशियल कैपिटल हमने डिप्लॉय किया था वो 1 लाख था। तो कैपिटल गेन हमारा 9 लाख है और जो 9 लाख पे हमें टैक्स लगेगा वो हमारा 9 लाख टोटल है। 9 लाख में हमें 1 लाख रुपीज़ का कोई टैक्स नहीं लगेगा 1 लाख में। तो हमने क्या किया, सिंपल से इसमें 1 लाख माइनस किया है और इस पर 10% जो टैक्स लगेगा वो हमने ऐड किया है। तो आफ्टर अगर आप कोई बाई सेल नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, आफ्टर 10 ईयर्स अगर आपने ये स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड अगर आपने सेल किया है तो आपको 80,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि सेम प्रोसेस को अगर हम टैक्स हार्वेस्टिंग की तरह यूज़ करें तो उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली हमने 1 लाख का बाय किया था, उसके वैल्यू 2 लाख हो गई, सो ऑन 10 साल में वो 10 लाख हो गया। तो इसमें क्या करना है कि सपोज 1 लाख का वैल्यू 2 लाख हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल हमारा जो गेन है वो तो 1 लाख तक हमारा कैपिटल, ये 2 लाख माइनस 1 लाख, तो हमारा गेन जो है 1 लाख है। तो 1 लाख तक हमें टैक्स फ्री है। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है कि 1 लाख रुपीज़ का टैक्स, 1 लाख रुपीज़ तक का शेयर्स या म्यूचुअल फंड जो भी है उसको सेल करना है, फिर वापस से हमें री इन्वेस्ट कर देना है, परचेज करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर नेक्स्ट ईयर 3 लाख है, सिमिलरली 1 लाख का मतलब 1 लाख का हम लोग
सेल करेंगे, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर 4 लाख हो गया। इस तरह से अगर हम 10 साल तक में 1 लाख का हमें हर साल अगर हम सेल करते हैं, ठीक है, सेल करके फिर से बाय कर रहे हैं, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ टोटल हमें 9 लाख का जो है टोटल कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। इस कैपिटल 9 लाख पे हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि हमने एवरी ईयर वो 1 लाख रुपीज़ का जो गेन था उसको हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है, और हमने री इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे सिंपल से देख सकते हैं कि इवन हमारा गेन सेम है, 9 लाख रुपीज़ है, बट क्योंकि हमने उसको सेल किया है एवरी ईयर और हमने फिर से उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो इस तरह से हमें टैक्स इस पर ज़ीरो पे करना है। ओके। और सिमिलरली मैंने एक म्यूचुअल फंड का एक भी एग्जांपल लिया है, जिसमें हमने कैलकुलेट किया है कि कैसे म्यूचुअल फंड यूनिट्स में हमारा कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये एक्चुअल जो पोर्टफोलियो है ये मैंने इन्वेस्ट किया है और मैंने कुछ डेटा निकाला है, ठीक है। एक कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड है, जिसको मैंने फर्स्ट इनिशियली स्टार्ट किया था 2021 में, ठीक है। और इसकी जो लास्ट एसआईपी है वो 2023 25 मई 2023 तक हमने इसको इन्वेस्ट किया था, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो हमें ये देखना है कि हमारा कैपिटल गेन और जो शॉर्ट टर्म गेन है वो कैसे कैलकुलेट होता है इस पे, ठीक है। तो ये हमारा डेट ऑफ परचेज हो गया। ये हमने उस दिन में उस टाइम पे जो हमने हर मंथ 1000 रुपीज़ की एसआईपी यूज़ की थी, ठीक है। तो सिंपल सा है कि हमने कैलकुलेशन और इसकी जो एनएवी थी उस दिन पे ये थी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन एनएवी हम लोगों ने ये क्वांटिटीज़ के कैलकुलेट हुई है। ओके। तो एवरी मंथ हमने 1000 इन्वेस्ट किया, ये एनएवी थी, ये कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने टोटल इसका बेस्ड ऑन एनएवी और इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्ट किया है 1000 एसआईपी, उसके अकॉर्डिंग हमें यूनिट्स एलोकेट हुए हैं, ठीक है। और उसकी एनएवी ये है और क्वांटिटी ये है। ओके। अब इस तरह से हम लोगों ने टोटल 1.5 ईयर अराउंड लाइक 2 ईयर्स हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, इस पे। तो हमें इसका कैलकुलेशन कैसे निकालना है कि हमें ये चेक करना है कि ऐसे जो भी यूनिट्स हैं जो हमारे जिसको हमने मोर देन 1 ईयर होल्ड किया है, ठीक है, तो वैसे यूनिट्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ किया है कि अभी मैंने रिसेंटली 11 जैन को यूनिट्स सेल किए हैं म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सा रिडीम डेट डाला है, जिस दिन हम लोगों ने जो मैंने विड्रॉ किया है कि रिडीम्शन के लिए रिक्वेस्ट डाली थी 11 जैन 2014 को, ठीक है। तो अगर ये दोनों डेट का डिफरेंस देखें तो मोर देन 2 ईयर्स का ये डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे इस पे तो मोर देन 2 ईयर्स का डिफरेंस है। सिमिलरली हमने क्या किया कि एवरी परचेज एंड रिडीम्शन डेट, तो रिडीम्शन डेट सारे के लिए सारे यूनिट्स हमने विड्रॉ किए हैं, ठीक है। विड्रॉ के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि हम कितने यूनिट्स विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा 11 जैन को मुझे विड्रॉ करना था, तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे डाल दिया ये डेट सारे, और मैंने कैलकुलेट किया। जब यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने किया हर डेट का, परचेस और रिडीम्शन डेट का मैंने डिफरेंस निकाला, तो यहाँ तक अगर देख सकते हैं जो ग्रीन में है वो मोर देन ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सारे जो भी यूनिट्स हैं इसको मैंने 1 ईयर से ज़्यादा होल्ड किया, ठीक है। और जो भी यहाँ पे नीचे में येलो कलर में दिख रहा है ये, इसको हमने लेस देन 1 ईयर है। अगर ये देखें तो ये यूनिट मैंने 25 जैन 2013 को मैंने परचेज किया था, और इसको अगर मैं सेल करने जाऊँ तो इसका 1 ईयर पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारे जो नीचे ज़ीरो लेस देन 1 है, ठीक है, तो ये हमारे शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, और जो ग्रीन में है ग्रेटर देन 1 जितने भी हैं ये सारे हमारे लॉन्ग टर्म गेन्स हैं, ठीक है। अब हमें इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। अगर मैंने 11 जैन 2014 को मुझे सेल किया है, तो उस दिन का एनएवी जो है प्राइस मैंने ये ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, जो भी मेरा प्राइस है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, परचेस कॉस्ट, ठीक है। तो सिंपल अगर बाय पे यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा यहाँ पे जो भी ये ग्रीन वाला है, ठीक है, लॉन्ग टर्म का हमें परचेस कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो ये जो भी ग्रीन सेक्शन है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 30,000 का हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और अगर यहाँ पे नीचे जाएं तो सिमिलरली हमारा 10,000 के आसपास हमारा शॉर्ट टर्म परचेस है, जिसका कि 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है।
अब हम यूनिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म में हमारे कितने यूनिट्स हैं। सिमिलरली अगर ये ग्रीन वाला सेक्शन में जाएं तो हमारा 672.2 जो कि हमारा लॉन्ग टर्म यूनिट है। और अगर शॉर्ट टर्म में जाएं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 215 यूनिट है, जो हमारा 215.92, तो ये यूनिट है जो हमारा शॉर्ट टर्म में हमारा ये हुआ है, ठीक है, जिसकी लेस देन 1 ईयर में है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको बाइफरगेट किया है कि लॉन्ग टर्म में क्या है और शॉर्ट टर्म में क्या है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म का हम परचेज कॉस्ट हो गया, टोटल यूनिट कितने हैं। अब हम सेलिंग कॉस्ट निकालेंगे, तो सेलिंग कॉस्ट में सिंपल से हमने क्या किया कि जो ये यूनिट्स है, ठीक है, इसको हम लोगों ने जो यूनिट है और इसको हमारे पास जो यूनिट है और इसको जो एनएवी है, करंट एनएवी जो आज जिस दिन हम सेल कर रहे हैं उस दिन का जो एनएवी वैल्यू होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट और हमने एनएवी को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ पे सेल वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये हमारा बाय एसआरपी का अमाउंट था जिसमें हमें ये यूनिट्स मिले थे। इस एनएवी पे हम सेल कर रहे हैं सेम यूनिट को करंट डेट पे जो एनएवी है उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो हमारा ये टोटल सेल वैल्यू निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल, अब हमें कैलकुलेट करना है कि लॉन्ग टर्म में सेलिंग कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे हम सारा जितने भी ये ग्रीन सेक्शन जो भी जिसको जिस यूनिट के मोर देन 1 ईयर हो चुके हैं उसको हम सम करेंगे, तो इस लाइक 13,202 हो रहा है यहाँ पे। और अगर हम शॉर्ट टर्म में जो सेलिंग का टोटल वैल्यू वो कैलकुलेट करेंगे तो 12,592 जो कि ये हो रहा है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा टोटल लॉन्ग टर्म गेन कितना हो रहा है, प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो हमारा सेलिंग माइनस परचेज, ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग माइनस परचेज में ये आ गया, ठीक है। अगर हम शॉर्ट टर्म गेन की बात करें तो सिमिलरली यहाँ से शॉर्ट टर्म का सेलिंग कॉस्ट क्या था और शॉर्ट टर्म का जो परचेज है उसको हमने ये कर दिया। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गेन हो गया, ये हमारा शॉर्ट टर्म गेन हो गया, ठीक है। रिडीम्शन के टाइम पे मैं ये अमाउंट पे रिडीम कर सकता था, ठीक है, बट मैंने किसी कारण से 9150 अमाउंट को मैंने रिडीम किया है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में मैंने कोई भी अमाउंट रिडीम नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू है ये लेस देन 1000 है तो इस पर मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो हमारा शॉर्ट टर्म गेन है ये 2593 है जिसपे कि हमें 15% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस यूनिट को टच नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा रिडीमशन का डेट था जो एनएवी है वो 58.32 है सेम, ठीक है। यूनिट सोल्ड में हमने क्या किया, सिंपल जो हमारा लॉन्ग टर्म गेन है उसको हमने लॉन्ग जो रिडीमशन अमाउंट है, ठीक है, तो मैंने ये अमाउंट को रिडीम किया है, ठीक है। ये 9204 के जगह पे मैंने 9150 अमाउंट जो है वो रिडीम किया है, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमें कितने यूनिट सेल करने हैं। जब हम रिडीम्शन का रिक्वेस्ट डालते हैं आप यहाँ पे जो भी है आप अमाउंट वहाँ पे डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी करंट डेट का एनएवी होगा उसके अकॉर्डिंग आपका यूनिट भी कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो हमने सिंपल सा ये अमाउंट रिडीम किया है इस एनएवी पे, तो हमने उस 11th ऑफ जैन को हमने टोटल 156.89 जो यूनिट है हमने सोल्ड किया है, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे 515, तो रिमेनिंग वहाँ हमने सिंपल सा इससे निकाला है, टोटल लॉन्ग टर्म यूनिट में से यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। हमने शॉर्ट टर्म में कोई भी सेल नहीं किया है, ठीक है, वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि हमने रिडीम नहीं करना था, हमने यहाँ जीरो पुट कर दिया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे यूनिट सोल्ड जीरो है, ठीक है। रिडीम अगर हम रिमेनिंग यूनिट की बात करें तो हमारे पास ये यूनिट इसमें से 672 में से ये यूनिट माइनस हो गया 156, हमारे पास 515 जो लॉन्ग टर्म यूनिट्स है वो हमारे पास है, और शॉर्ट टर्म में हमारे पास जो भी यूनिट्स इनिशियली थे वो हैं, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट टैक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें, क्योंकि ये अमाउंट जो हमने सेल किया है यहाँ पे, ये अमाउंट हमने सेल किया तो इस अमाउंट पे हमें कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं देना है क्योंकि ये 1 लाख से कम है, ठीक है। अगर ये वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा होता तो ये ऑटोमेटिकली हमें ये दिखा देता कि यहाँ पे हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सिंपल सा हम यहाँ पे डाल देते हैं 1,20,000 रुपीज़ ऐसा कैलकुलेट करें तो ये ऑटोमेटिक हमें बताएगा यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अगर हम जो हमारा गेन है 1,50,000 समथिंग अगर है
तो ये ऑटोमेटिक हमें बताएगा कि इतना हमें 1,50,000 है, इस पर हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं वापस से। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे ये था, ये तो हो गई हमें, हमने ये अमाउंट रिडीम किया। ये यूनिट हमारे पास रिमेनिंग यूनिट बचे हैं लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टर्म में हमारे ये यूनिट्स बचे हैं। ठीक है, और टैक्स इसमें ज़ीरो है। यहाँ पे अगर हम ये यूनिट सेल करेंगे तो हमें 15% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें करना ये है कि तो ये 9,150 जो यूनिट है, ये हमारा टैक्स फ्री हो चुका है। ठीक है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट कंपाउंडिंग के पर्सपेक्टिव से हमें ये यूनिट वापस से री इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इस पे, ताकि लॉन्ग टर्म में हमारा कंपाउंडिंग जो ब्रेक ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हम जिस दिन हमने सेल किया है उसकी उस दिन या नेक्स्ट डे पे हम फिर से वापस से बाय कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा हमको क्या करना है, नेक्स्ट डे पे मैंने जब इसको री इन्वेस्ट किया तो उस टाइम पे इसकी एनएवी, जो ये म्यूचुअल फंड है उसकी एनएवी 57.98 रुपीज़ थी। ठीक है, तो हमने सिंपल सा क्या किया कि हमने जो अमाउंट हमने रिडीम किया था उस अमाउंट को वापस से री इन्वेस्ट कर दिया, और री इन्वेस्टिंग करने के बाद हमारे पास टोटल एनएवी जो है 157 आया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे टोटल यूनिट जो हमारे पास पहले थे 672 पहले थे, अभी 673 हो चुके हैं, क्योंकि हमने जो परचेज किया है वो लेस एनएवी पे किया है। ठीक है, ओके, तो हमारे पास टोटल जो यूनिट इनिशियल थे वही यूनिट अभी भी हैं। ठीक है, और एक यूनिट ज़्यादा ही है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कोई चेंजेस नहीं है। अगर टोटल यूनिट की बात करें तो इनिशियली जब हमने कैलकुलेशन के लिए देखा था तो ये हमारा लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म टोटल 888 यूनिट है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल 889 यूनिट है। ठीक है, इसमें जो टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं इसका पर्पस बेसिकली ये है कि जो हमारा टैक्स जो है, टैक्स सेव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें 1 लाख तक का वैल्यू सेल करना है लॉन्ग टर्म में, और वापस से उसको री इन्वेस्ट कर देना है, ताकि हमारा जो कंपाउंडिंग का जर्नी है वो ब्रेक ना हो। ठीक है, बस इतना ही। और इसके लिए मैं एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि हम डिटेल में देखेंगे कि अगर 10 ईयर्स होल्ड करते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड को, और 10 ईयर प्रोसेस में हम 10 ईयर्स में बाय सेल करते हैं, और आफ्टर 10 ईयर्स में क्या होता है। ठीक है, उसके लिए एक पार्ट 2 वीडियो भी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ फीडबैक्स है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।